Okay, so now we are studying a new bit of this ब्लॉक सिस्टम एंड दैट इज बॉडीज हैंगिंग वर्टिकली. ओके, बॉडीज यहाँ पर अब हैंग करने वाले हैं किसी रस्सी के साथ. ओके, तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं. अब देखो 3 ब्लॉक्स है. अब इसके भी 3 केस आते हैं. एक तो वो ब्लॉक सिस्टम इक्विलिब्रियम में, एक तो वो ब्लॉक सिस्टम नीचे जा रहा है कुछ एक्सेलरेशन ए से, या फिर वो ब्लॉक सिस्टम ऊपर जा रहा है किसी एक्सेलरेशन ए से. ओके, तो ऐसे 3 केस इसमें होते हैं. 3 प्रोबेबल कंडीशंस होते हैं इसके बॉडीज हैंगिंग वर्टिकली के. ओके, तो इसमें हमें पहला कंडीशन देखना है. ओके, लिखो. मतलब इसमें 3 सब टाइप्स आने वाले हैं इस केस में. पहला है इक्विलिब्रियम कंडीशन. ओके, लिखो इसका नाम. इफ ऑल द बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम, इफ ऑल द बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम. ओके, इक्विलिब्रियम मतलब वो स्टेबल है. ओके, नीचे भी नहीं जा रहे ऊपर भी नहीं जा रहे. इफ द ऑल बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम, ओके, देन तो तब ये कंडीशन अराइज होगा. और इसमें देखो अब एक रिजिड सपोर्ट रहेगा वर्टिकली. ओके, और इसको ऐसे कुछ ये 3 ब्लॉक्स हैंग करने वाले हैं. ओके, और ये सिस्टम स्टेबल है तो ये ना ब्लॉक नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, एज इट इज अपने पोजीशन पर रहेगा. ये रस्सी का जो टेंशन है उसके वेट को एग्जैक्टली बैलेंस करेगा. तो यहाँ पर हमें नाम दिए टेंशन के. यहाँ पर टेंशन T3 रहेगा, यहाँ पर T2 रहेगा और यहाँ पर T1 रहेगा. ओके, तो T1, T2 और T3 और उनके मास दिए हैं. ये M1 है, ये M2 है और ये M3 है. ओके, तो यहाँ पर हमें तो देखो अगर बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, ओके, मतलब ये बैलेंस कंडीशन में है. और जब बैलेंस कंडीशन में किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट होता है तो नेट फोर्स क्या होगा इस बॉडी पर? 0. ओके, ये इक्विलिब्रियम में मतलब ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, मतलब इसके वेट को एग्जैक्टली बैलेंस करेगा इस स्ट्रिंग का टेंशन. तो इसी वजह से ये बॉडी एज इट इज अपने पोजीशन पर रहेगा. ओके, तो क्या हम कह सकते हैं कि इन तीनों बॉडीज पर फोर्स 0 है? तो तीनों बॉडीज पर फोर्स 0 है, इस कारण एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0. ओके, एज फोर्स ऑन दिस, ये इक्विलिब्रियम में होने के कारण फोर्स 0 है और फोर्स 0 होने के कारण एक्सेलरेशन भी क्या आएगा इन तीनों बॉडीज पर? 0 आएगा. ओके, अब देखो हमें एक एक करके इनका ब्लॉक डायग्राम का मतलब एफबीडी निकालना है. अगर मैं पहले ब्लॉक का अगर एफबीडी निकालता हूं, ओके, M1 ब्लॉक का. ओके, तो देखो अब M1 पर अगर मैं एफबीडी निकालता हूं तो उसके ऊपर के डायरेक्शन में उसके ऊपर कितना टेंशन एक्ट हो रहा है? T1. लेकिन नीचे के डायरेक्शन में क्या एक्ट होने वाला है उसका बताओ. वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर क्या एक्ट होने वाला है? देखो M1 का जब हम एफबीडी निकालेंगे तो उसके ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन T1 नजर आ रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, राइट आंसर है, ग्रेविटी की वजह से उसका वेट जो रहेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा. ओके, तो इसके वेट को हम लिख सकते हैं M1G. इज इट ओके? कैन आई राइट लाइक दिस? ओके, तो देखो अब ये ब्लॉक अगर नीचे या फिर ऊपर जा रहा होता ना तो ये दोनों कंपोनेंट का जो डिफरेंस है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता. ओके, मतलब आपको अगर ऐसा कहा जाता कि ये ब्लॉक ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे जा रहे हैं तो एट द टाइम क्या करना पड़ता हमें? इन दोनों की फोर्स का जो सब्ट्रैक्शन है, ओके, उसको M1A से आपको पुट करना पड़ता. ओके, मतलब इन दोनों में अगर मिसमैच होता है इन दो कंपोनेंट्स में तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन एक तो ऊपर के डायरेक्शन में या फिर नीचे के डायरेक्शन में जनरेट होता. ओके, तो एट द टाइम हमें T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A ऐसा लिखना पड़ता. ओके, या फिर अगर M2 ज्यादा होता, ये ब्लॉक अगर नीचे जाते तो फिर हमें M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1A ऐसा लिखना पड़ता. वो हम दूसरे केस में देखने वाले हैं. तो फिलहाल हम इसी कंडीशन के बारे में बात करते हैं. तो अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर जो अपवर्ड फोर्स एक्ट होगा वो बैलेंस करेगा टोटल डाउनवर्ड फोर्स के साथ. इज इट ओके? कैन आई से लाइक दिस? इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन टोटल अपवर्ड फोर्स ऑन दैट बॉडी इज बैलेंस्ड बाय टोटल डाउनवर्ड फोर्स. तो टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है इस बॉडी पर? T1. डाउनवर्ड फोर्स कितना है? M1G. तो क्या हम कह सकते हैं T1 इज इक्वल टू M1G? कैन आई राइट लाइक दिस? ओके, तो ये हुआ एफबीडी पहले ब्लॉक का. ओके, अभी हमें कौन से ब्लॉक के बारे में देखना है? M2. ओके, अब मैं M2 का एफबीडी निकालता हूं. तो M2 का एफबीडी निकालते वक्त अब T1 भी एक्ट होने वाला है. मैंने आपको बार बार बताया कि स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होता है ना वो ब्लॉक का इक्वल एंड अपोजिट होता है. ओके, तो जब हम इस ब्लॉक का टेंशन निकालेंगे तो T1 का डायरेक्शन ऊपर रहेगा
जब हम इसका एफबीडी निकालेंगे तो T1 का डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगा। ओके, और इसके साथ ही इसका T2 ये टेंशन एक्ट हो रहा है जो ऊपर के डायरेक्शन में एज इट इज रहेगा। ओके, तो देखो अब ये मैं M2 का एफबीडी निकालता हूं, तो मैं जब M2 का एफबीडी निकालूंगा, ओके, तो एट द टाइम ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन कितना होगा, T2। इस T2 को हमें यहां से ब्रेक करना है। ओके, तो ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन रहेगा T2 और नीचे के डायरेक्शन में ये M2 मास का ब्लॉक है, नीचे के डायरेक्शन में टेंशन एक्ट होगा T1। इसी के साथ और एक कंपोनेंट एक्ट होने वाला है, इसका वेट, इसका खुद का वेट भी नीचे एक्ट होने वाला है स्ट्रिंग में, और वो वेट कितना रहेगा, M2G। इज इट ओके? ओके, तो अब ये दो वेक्टर से, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका हम एडिशन करते हैं, तो यहां पर भी हमें इक्विलिब्रियम का कंडीशन एक्ट करना है। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब टोटल अपवर्ड फोर्स इज बैलेंस बाय टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है, T2। टेंशन इस T2 इस सेकंड स्ट्रिंग में जो टेंशन रहेगा वही बैलेंस करेगा इसके डाउनवर्ड वेट को, तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस M1G M2G, इसका वेट M2G प्लस T1, इन दोनों का एडिशन क्या करेगा, टोटल अपवर्ड टेंशन को बैलेंस करेगा। ओके, तो T2 इज इक्वल टू क्या आएगा, T1 प्लस M1G M2G। इज इट ओके? और T1 का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, T1 का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, M1G। तो क्या आएगा फिर, T2 इज इक्वल टू M1G प्लस M2G। ओके, तो ये रहेगा फाइनल आंसर। ओके, तो ये हो गया T1 का आंसर, ये हो गया T2 का आंसर। अब इसी वे से हमें T3 का करना है। ओके, T3 का जब मैं ब्लॉक डायग्राम निकालूंगा, ओके, T3 ऊपर के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और नीचे के डायरेक्शन में क्या एक्ट हो रहा है, पहले तो उस ब्लॉक M3 का वेट एक्ट होगा M3G। ओके, इसके साथ ही और एक टेंशन एक्ट होगा जिसका नाम रहेगा T2। ओके, ये T2 को भी हमें यहां से ब्रेक करना पड़ेगा, तो ये T2 और M3G इन दोनों का एडिशन क्या प्रोवाइड करेगा, T3 को। ओके, तो T3 इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, T3 इज इक्वल टू T2 प्लस M3G, और T2 का आंसर कितना है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर T2, M1G प्लस M2G। तो ये दो वैल्यूज में अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ T2 की जगह, तो क्या आएगा, M1G प्लस M2G प्लस M3G। ओके, तो ये रहेगा T3 का आंसर। इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? T1 T2 T3 तीनों का भी आंसर पता चला। ये पहला केस था, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो फिर T1 T2 T3 के ये वैल्यूज आने वाले। ओके, एक सिंपल चीज बताता हूं। ओके, ऐसे हैंगिंग कंडीशन में उसका वेट ही उसको एक्सेलरेट करता है, एक तो नीचे के डायरेक्शन में या फिर ऊपर के डायरेक्शन में। ऊपर के डायरेक्शन में तो ग्रेविटी की वजह से कोई ब्लॉक जाएगा नहीं, तो इस वजह से वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा हर एक ब्लॉक का। ओके, तो फिर देखना यहाँ पर अगर मैं T2 का डायग्राम निकलता हूं ना, तो यहाँ पर टेंशन T1 उसके नीचे वाले वेट की वजह से यहाँ पर ये टेंशन जनरेट होगा। ओके, तो इसका नीचे वाला वेट कितना है, M1G, इस वजह से T1 का वैल्यू कितना आ गया, M1G। T2 का जब आंसर निकालते हैं हम तो उसके नीचे वेट कितना है, M1 प्लस M2 इंटू G। ओके, M1G प्लस M2G। इज इट ओके? तो इस वजह से T2 का आंसर आ गया M1G प्लस M2G। G को कॉमन आउट किया तो M1 प्लस M2 इंटू G आएगा। ओके, और जब हम T3 के बारे में बात करेंगे तो पूरे मास नीचे है, इस कारण पूरे के पूरे मास के जो वेट्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने वाले हैं, और फिर T3 का वैल्यू आएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G, ब्रैकेट के बाहर G आएगा। ओके, तो किसी को कुछ दिक्कत इसमें? अब ये पहला केस था, इफ द बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम। ओके, ठीक है, तो अभी हम इसे रफ करते हैं और इसका सेकंड केस स्टडी करते हैं अब। ओके, और इसका सेकंड केस रहेगा, इफ बॉडीज आर हैंगिंग वर्टिकली एंड इफ ऑल द बॉडीज आर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। अब ये तीनों भी बॉडीज क्या होने वाले हैं, इस टेंशन की वजह से, अब ये फिक्स सपोर्ट को यहाँ पर अटैच नहीं है, और तीनों की तीनों बॉडीज क्या होने वाले हैं, इफ द बॉडीज आर एक्सेलरेटिंग वर्टिकली, इफ द बॉडीज आर एक्सेलरेटिंग
इफ द बॉडीज आर एक्सेलरेटिंग वर्टिकली अपवर्ड। ओके, तो अब ये टेंशन T3 रहेगा और ये T3 की वजह से क्या होने वाले, तीनों भी ब्लॉक्स ऊपर जाने वाले। मतलब मैंने एक हाथ में मैंने क्या किया है, एक रस्सी पकड़ा है, इस रस्सी को ऐसे 3 मासेस अटैच है और मैं इस हाथ को ऊपर लेके जा रहा हूं, तो ये तीनों ब्लॉक्स भी उसके साथ क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। ओके, तो ये वैसा कंडीशन रहेगा, तीनों भी ब्लॉक एक्सेलरेट हो रहे हैं, तो हमें ऐसा एज्यूम करना पड़ता है कि तीनों का कॉमन एक्सेलरेशन रहेगा E। ओके, तीनों ब्लॉक ऊपर जा रहे हैं। ओके, अब इसमें जो एफबीडी में अप्लाई करूंगा और उसका जो इक्वेशन निकालूंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो इसके आगे की प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इस वजह से बहुत कॉन्सेंट्रेशन देके देखिएगा इसे। अब ओके, अब मैं सबसे पहले यमन का एफबीडी निकालता हूं। हमें नीचे से ऊपर जाना पड़ता है, डायरेक्ट आप ऊपर का चीज नहीं ले सकते हो, इस वजह से आपको नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा एफबीडी निकालते समय। तो पहले हम पहले ब्लॉक का एफबीडी निकालते हैं और वो रहेगा T1। तो T1 का अगर मैं मतलब M1 मास रहने वाले ब्लॉक का मैं एफबीडी निकालता हूं, उसके ऊपर टेंशन रहेगा ऊपर के डायरेक्शन में T1, उसका वेट रहेगा M1G। ओके, और ये पूरा ब्लॉक जिसका मास M1 है, ये कहां पर जा रहा है, किस ओर जा रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में, क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया है, इफ द ऑल द बॉडीज आर एक्सेलरेटिंग इन वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं, इसी कारण ए का डायरेक्शन इस ब्लॉक पर ऊपर होगा। ओके, ए मतलब एक्सेलरेशन। ओके, अब बहुत अच्छे से देखिएगा, अगर कोई बॉडी ऊपर जा रहा है, ओके, देखो अब ये टेंशन का कंपोनेंट और ये M1G एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दो वेक्टर्स एक दूसरे को क्या करने वाले, सबट्रैक्ट, अपोज करने वाले। इज इट ओके? तो देखो अब अगर ये T1 और ये M1G इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो फिर ये ब्लॉक मूव ही नहीं होता। इज इट ओके? अगर ये दो कंपोनेंट फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होते हैं ना, तो ये ब्लॉक मूव ही नहीं होता और इसके ऊपर एक्सेलरेशन 0 आता, जो पिछले कंडीशन में मैंने आपको बताया था। लेकिन इस कंडीशन में ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, तभी तो एक्सेलरेशन ए जनरेट हो रहा है। इज इट ओके? दिस एक्सेलरेशन इज जनरेटिंग ड्यू टू अपवर्ड फोर्स। ओके, अपवर्ड फोर्स जो रहेगा ये ज्यादा है और M1G ये थोड़ा कम है, इस वजह से इनका जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस जो रहेगा वो इस एक्सेलरेशन को जनरेट कर रहा है। इस कारण यहाँ पर फोर्स का इक्वेशन क्या आएगा, यहाँ पर इस मतलब इक्वेशन क्या आएगा, T1 बड़ा है, ए का जहां पर एरो है ना, ये एरो जहां पर होता है वो कंपोनेंट बड़ा रहता है, तो T1 बड़ा है यहाँ पर और M1G छोटा है। ओके, तो इस वजह से मैंने T1 पहले लिया, T1 माइनस क्या आएगा, M1G इज इक्वल टू M1A, ये रहेगा इक्वेशन। इज इट ओके? इस इक्वेशन में किसी को कुछ दिक्कत है क्या, बताओ, टेल मी एनी प्रॉब्लम इन दिस इक्वेशन? ओके, तो देखो अब ये M1G को मैं उधर जाके प्लस करता हूं तो क्या मिलेगा, T1 इज इक्वल टू M1G प्लस M1A। M1 अगर हम कॉमन आउट करते हैं तो क्या आएगा फिर, T1 इज इक्वल टू M1 इन ब्रैकेट G प्लस A। तो ये मिलेगा हमें पहला इक्वेशन, पहला एफबीडी, और ये पहला फाइनल इक्वेशन आ गया। ओके, अब दूसरा इक्वेशन देखो, तो ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा इस ब्लॉक पर। ओके, G प्लस A, ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा इस ब्लॉक पर। ओके, ऐसा कुछ आने वाला है। ओके, अब नेक्स्ट देखो, इस ब्लॉक का हमें अब एफबीडी निकालना है जिसका मास कितना है, M2। ओके, उसके ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन एक्ट हो रहा है T2, ये भी एक्सेलरेट हो रहा है A एक्सेलरेशन से ऊपर, और नीचे के डायरेक्शन में टेंशन T1 रहेगा, साथ ही साथ इसका वेट भी एक्ट होने वाला है M2G। अब दोनों इन दो कंपोनेंट्स के एडिशन से डेफिनेटली ये कंपोनेंट बड़ा रहेगा, इसी वजह से एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर के डायरेक्शन में। ओके, तो फिर यहां पर इक्वेशन क्या बनेगा, T2 माइनस T1 प्लस M2G इज इक्वल टू क्या आएगा, M2A, ये रहेगा फाइनल आंसर। ओके, ये दो कंपोनेंट एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करने वाले, टोटल अपवर्ड कंपोनेंट T2 है, टोटल डाउनवर्ड कंपोनेंट T1 प्लस M2G है। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण T2 माइनस इन ब्रैकेट T1 प्लस M2G मैंने किया। ओके, और इन दो कंपोनेंट्स में मिसमैच है, ये दो कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तो पिछली बार जैसे कंडीशन आता, लेकिन ये बैलेंस नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से ये ब्लॉक ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, जिसे हम M2A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो आप देखो ये पूरा आंसर वहां पर जाके प्लस होगा, ये पूरा फैक्टर। ओके, तो T2 का आंसर क्या मिलेगा फिर, T1 प्लस M2G प्लस M2A,
ये सभी प्लस हो जाएंगे। और T1 का वैल्यू तो पता है आपको, m1 इन ब्रैकेट g प्लस ए है। ओके, और यहाँ पर भी हम m2 कॉमन आउट कर सकते हैं। ओके, तो T1 का ये पूरा आंसर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, m1 इन ब्रैकेट g प्लस ए, ओके, प्लस m2 इन ब्रैकेट g प्लस ए। तो g प्लस ए कॉमन आउट करते हैं, तो फाइनल आंसर आएगा m1 प्लस m2 इंटू जी प्लस ए, m1 plus m2 into g plus a. This is the value for T2. Okay. कुछ दिक्कत अब इसमें? Is it okay and clear to all of you? ठीक है, अब देखो एफबीडी निकालने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, इस वजह से मैं एफबीडी यहाँ पर निकालता हूँ। ओके, या फिर नीचे निकाल सकते हैं क्या हम? ठीक है, तो मैं नीचे एफबीडी निकालता हूँ। ओके, थर्ड वाले ब्लॉक का, जिसके ऊपर मतलब ये m3 मास रहने वाले ब्लॉक का, जिसके ऊपर ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन एक्ट हो रहा है T3। ओके, और नीचे के डायरेक्शन में उसका वेट एक्ट होने वाला है m3g, उसके साथ ही और एक कंपोनेंट रहेगा T2। ओके, ये टेंशन 2 का कंपोनेंट रहेगा यहाँ पर T2 प्लस m3g। ओके, ये दोनों ऐड होने वाले, ओके, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, और T3 उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर उसका मास m3 है। ओके, और ये कहाँ पर एक्सेलरेट हो रहा है? ऊपर के डायरेक्शन में। तो इसका इक्वेशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ओके, तो देखो अब T3 माइनस क्या आएगा? माइनस इन ब्रैकेट T2 प्लस m3g इज इक्वल टू क्या आएगा फिर? m3a। ओके, मतलब टोटल अपवर्ड फोर्स T3 है इस ब्लॉक पर, और टोटल डाउनवर्ड फोर्स T2 प्लस m3g है। ओके, इन दोनों का एडिशन इससे सब्ट्रैक्ट होगा, और इन दोनों में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ बच रहा है, इसी वजह से उस फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन ये अपवर्ड डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है। तो T3 बड़ा है और T2 छोटा है, मतलब ये नीचे वाले कंपोनेंट छोटे हैं, इस कारण T3 माइनस T2 प्लस m3g मैंने किया। ओके, अब देखो ये माइनस टर्म उधर जाके प्लस होगा, तो फाइनल आंसर आएगा T3 इज इक्वल टू T2 प्लस m3g प्लस m3a। अगर इन दोनों में से अगर हम m3 को कॉमन आउट करते हैं, तो फाइनल आंसर आएगा T3 इज इक्वल टू T2 प्लस क्या आएगा? m3 इन ब्रैकेट g प्लस a। लेकिन बताओ अब T2 का वैल्यू क्या है? T2 का वैल्यू ये है m1 प्लस m2 इंटू जी प्लस ए। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ T2 की जगह, तो m1 प्लस m2 इन ब्रैकेट g प्लस ए प्लस m3 इन ब्रैकेट g प्लस ए। तो g प्लस ए हम हर ब्रैकेट में से कॉमन आउट कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर आएगा फिर T3 का m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3, और ब्रैकेट के बाहर आएगा g प्लस ए। तो ये रहेगा फाइनल आंसर, ये रहेगा फाइनल आंसर T3 का। ओके, कुछ दिक्कत अब इसमें? तो ये तीनों ब्लॉक ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहे हैं, इसी कारण रिजल्टेंट एक्सेलरेशन उस ब्लॉक पर क्या आएगा? g प्लस ए। मतलब अर्थ के ग्रेविटी का एक्सेलरेशन भी इसके अंदर एक्ट होने वाला है, ऐड होने वाला है, और जो उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वो भी ऐड होने वाला है। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन से क्या आएगा यहाँ पर? g प्लस ए। पिछले कंडीशन में और ये कंडीशन में कंपेयर करो, पिछले कंडीशन में एक्सेलरेशन a था, एक्सेलरेशन 0 था, मतलब सिर्फ अर्थ के ग्रेविटी का एक्सेलरेशन था, इस वजह से वहां पर आंसर आया था m1g T1 का। लेकिन यहाँ पर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन g प्लस ए है, इस कारण m1 इन ब्रैकेट g प्लस ए आया पहले ब्लॉक का T1 का। T2 का क्या आया? m1 प्लस m2 इंटू जी प्लस ए, और T3 का है m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी प्लस ए। ओके, पिछली जो कंडीशन थी पहली, ये दूसरी कंडीशन है हमारी। ओके, तो पहले कंडीशन के टेंशन को और दूसरे कंडीशन के टेंशन को कंपेयर करो, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा इजीली कि सिर्फ एक्सेलरेशन का ये ब्रैकेट ऐड हो रहा है, बाकी एज इट इज है पिछली बार की जैसा। मासेस का जो मतलब ब्रैकेट है वो एज इट इज है। ओके, पिछले तीनों टेंशन के साथ सिर्फ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए चेंज हो रहा है। ओके, अभी देखो अब ऐसा ही डेरिवेशन है, इसमें हमें अब सिर्फ क्या बदलाव करना है? इन बॉडीज को हमें अब वर्टिकली अपवर्ड न करते हुए वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना है। ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें अब इन्हें एक्सेलरेट करना है। ओके, ओके, तो करो इसे रफ में। अब क्या आपने लिखा ये अच्छे से?
ओके, एक ही मिनट रुको, सिर्फ लास्ट केस है हमारा, मुझे भी पता है आपका लेक्चर है, सिर्फ एक लास्ट केस। ओके, ये होने के बाद फिर हम स्टॉप कर देते हैं। ओके ओके, देता हूं मैं, सिर्फ इतना हुआ है कि बताओ कि रफ करना है इसे। ओके, तो अब देखो ये तीनों ब्लॉक्स क्या होने वाले, अब नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट होने वाले। ओके, तो मतलब ये तीनों ब्लॉक्स को मैंने हाथ में पकड़ा है और नीचे में उसे क्या कर रहा हूँ, एक्सेलरेट कर रहा हूँ। नीचे के डायरेक्शन में अब एक्सेलरेशन ए रहेगा। ओके, तो अब देखो वैसे ही कंडीशन आएगा जैसे पिछली बार का है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा इन डेरिवेशंस में। ओके, फर्क क्या आएगा, सिर्फ देखो अब यहाँ पर एक्सेलरेशन ए की जगह पहले एफबीडी में हमें एक्सेलरेशन ए नीचे दिखाना पड़ेगा। तो देखो अब एक्सेलरेशन का हेड कहां पर है, नीचे के डायरेक्शन में, तो अब ये कंपोनेंट बड़ा रहेगा और ये कंपोनेंट छोटा रहेगा। ओके, पिछली बार एक्सेलरेशन ऊपर था, इस वजह से T1 बड़ा था, ये M1G छोटा था, इस वजह से मैंने T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A किया था। लेकिन अब एक्सेलरेशन ए का हेड नीचे है, मतलब ये कंपोनेंट बड़ा है, कौन सा, M1G। तो यहाँ पर आपको इसका इक्वेशन निकालते समय क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा मतलब क्या करना है, अब आपको इस कंपोनेंट को बड़ा इमेजिन करना है, तो M1G पहले आएगा और माइनस T1 होगा। ओके, इज इक्वल टू M1A। बाद में ये M1G उधर जाके, मतलब ये M1A इधर आके माइनस होगा और ये T1 उधर जाके प्लस होगा। ओके, तो क्या आएगा फिर, M1G माइनस M1A इज इक्वल टू T1। तो T1 का फाइनल आंसर मिलेगा हमें M1 इन ब्रैकेट G माइनस A। तो यहाँ पर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हर केस में जैसे पिछली बार G प्लस ए जी प्लस ए जी प्लस ए आया था, अब वहां पर एक ही होगा, यहाँ पर G माइनस ए जी माइनस ए जी माइनस ए। बाकी मासेस का वैल्यू एज इट इज रहेगा उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ओके, अब ये सेकंड ब्लॉक है जिसका एफबीडी मैंने निकाला था पहले ही। ओके, अब इसमें भी किससे चेंज करना है, हमें डायरेक्शन को रिवर्ट करना है। ओके, अब ये दो कंपोनेंट्स बड़े रहने वाले, T1 प्लस M2G। ओके, T1 प्लस M2G, ये दो कंपोनेंट्स बड़े हैं और T2 छोटा है, इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, M2A। ओके, ऐसा इक्वेशन बनेगा। अब ये T2 उधर जाके प्लस होगा, M2 इधर आके माइनस होगा। ओके, तो क्या आएगा फिर, T1 प्लस M2G माइनस M2A इज इक्वल टू T2। ओके, तो फाइनली T2 का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो अब यहाँ पर भी M2 कॉमन आउट करते हैं हम, तो T1 प्लस M2 इन ब्रैकेट G माइनस ए आएगा। T1 का वैल्यू फिर से M1 इन ब्रैकेट G माइनस ए, ये टर्म में अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ T1 की जगह, M1 इन ब्रैकेट G माइनस ए प्लस M2 इन ब्रैकेट G माइनस ए, G माइनस ए कॉमन आउट करता हूँ मैं, तो T2 का फाइनल आंसर आएगा M1 प्लस M2 इंटू G माइनस ए, ये रहेगा फाइनल आंसर। ओके, इसी वे से आप यही प्रोसेस से अगर आप थर्ड वाले ब्लॉक का अगर एफबीडी निकालते हैं, ओके, थर्ड वाले ब्लॉक का अगर हम एफबीडी निकालते हैं ये वाला, तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन ए का डायरेक्शन आपको नीचे दिखाना पड़ेगा और ये दो कंपोनेंट्स बड़े रहेंगे, T2 प्लस M3G। ओके, तो क्या आएगा फिर, देखो अब यहीं पर निकालता हूं मैं अब आंसर इसका, तो फाइनली क्या आने वाला है फिर, देखो अब T2 प्लस ओके T2 प्लस M3G माइनस T3 इज इक्वल टू क्या आएगा, M3A। ये माइनस T3 उधर जाके प्लस होगा, M3A इधर आएगा, तो T2 इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, T2 प्लस M3 इन ब्रैकेट क्या आएगा फिर, G माइनस A इज इक्वल टू T3। तो फाइनली हमें T3 का आंसर मिलेगा M1 प्लस M2 प्लस M3 और ब्रैकेट के अंदर G माइनस A। ओके, करके देखिएगा तो फाइनल आंसर आपको यही मिलेगा। ओके, इस स्टेप में सिर्फ क्या करना है, T2 का वैल्यू पुट करना है ये वाला, और फिर उसमें से G माइनस ए कॉमन आउट करना है, तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G माइनस ए। इज इट ओके, क्या आपको सभी कैसे समझ में आ गए आज? तो ये बॉडीज हैंगिंग वर्टिकली का थर्ड केस है इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, जो बॉडीज हैंग करे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब हैंगिंग वर्टिकली है, उसको अगर हम नीचे लेके जाते हैं एक्सेलरेशन ए से, तो एट दैट टाइम फिर ये केस अराइज होगा। ओके, कुछ दिक्कत अब इसमें, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?